हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। वेलकम टू द चैनल साइंस बाय एकता मैम। आज हम पढ़ें साइंस क्लास 8 के लिए। क्लास 8 का चैप्टर 1 और 2 हमने कंप्लीट कर लिया है और अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस अब जो अगला चैप्टर हम पढ़ेंगे हमारी क्लास के 8 के लिए वो है कोल एंड पेट्रोलियम। बहुत ही ईजी सा चैप्टर और इसमें से मोस्टली आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन जो भी एग्जाम में आने जैसे वो हम साथ के साथ अच्छे से याद करते जाएंगे। वैसे तो पूरा चैप्टर ही अच्छे से पढ़ना है, तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए और आगे बढ़ते हैं। चैप्टर छोटा सा चैप्टर है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा इसको याद करने में। 4 से 5 नंबर का वेटेज इस क्वेश्चन इस चैप्टर का होता है। साथ ही साथ डायग्राम भी एक इम्पॉर्टेंट है जो कि इस चैप्टर में से कई बार 8th बोर्ड में पूछा जाता है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वी विल स्टार्ट द चैप्टर कोल एंड पेट्रोलियम। कोल और पेट्रोलियम जो है ये चैप्टर जुड़ा हुआ है रिसोर्सेज और नेचुरल रिसोर्सेज से। अब एज द नेम सजेस्ट कोल एंड पेट्रोलियम, तो ये दोनों ही चीज़ें हमें मिलती हैं नेचर से। और इसके लिए हम चैप्टर को स्टार्ट जब करें तो हम सबसे पहले ये जानें कि ये रिसोर्सेज, ये जो कोल और पेट्रोलियम है ये क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज हैं। नेचुरल रिसोर्सेज, तो वन बाय वन हम एक एक चीज़ को सीखते जाएं। नेचुरल रिसोर्सेज या और अगर हम इन्हें हिंदी में कहें तो ये है प्राकृतिक संसाधन। ठीक है, अब पहले तो हम ये जाने कि नेचुरल रिसोर्सेज या प्राकृतिक संसाधन है क्या। तो देखिए सीधी सी बात ये है कि वो संसाधन क्या है, वो संसाधन या वो वस्तुएं जो हमें नेचर से यानी प्रकृति से प्राप्त होती हैं और बिना किसी मॉडिफिकेशन यानी कि उनमें कोई बदलाव लाए बिना वो हमारी लाइफ के लिए उपयोगी हैं, उन्हें कहा जाता है प्राकृतिक संसाधन। यानी कि मटेरियल्स विच वी गेट फ्रॉम नेचर एंड यूज विदाउट एनी फर्दर मॉडिफिकेशन आर नोन एज नेचुरल रिसोर्सेज। तो सबसे पहला काम तो इनकी डेफिनेशन हम नोट करते हैं। ठीक है, तो चलिए नेचुरल रिसोर्सेज द मटेरियल्स नोट करते जाइए। साथ ही साथ एक कॉपी हमेशा ध्यान रखिए, कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़े हमेशा एक कॉपी और एक पेन अपने पास होना चाहिए। जो भी चीज़ आप पढ़ें लिखा हुआ ज़्यादा अच्छे से याद होता है, स्टेबल रहता है। तो पढ़ने के बाद जो भी आपको चीज़ टिपिकल लगे या जो भी आपको समझने में थोड़ी दिक्कत हो उसको जरूर एक बार लिखा कीजिए या नोट किया कीजिए। तो देखिए द मटेरियल्स, साथ ही साथ आपकी हैंडराइटिंग सुधरेगी और स्पीड भी इम्प्रूव होगी। 3 फायदे हैं इसके। तो द मटेरियल्स विच वी गेट फ्रॉम नेचर एंड यूज देम विदाउट मोर मॉडिफिकेशन या फर्दर मॉडिफिकेशन are called natural resources। देखिए मैंने क्या लिखा कि मटेरियल्स यानी कि पदार्थ जो हमें कहाँ से मिल रहे हैं, नेचर से, और बिना किसी फर्दर यानी कि आगे कोई मॉडिफिकेशन यानी कि बदलाव लाए बिना हम उन्हें काम में ले रहे हैं, उनको कहा जाता है नेचुरल रिसोर्सेज। एग्जाम्पल की बात करें तो वाटर, एयर, सॉइल, सनलाइट और एंड सो ऑन, बहुत सारी चीजें हैं जो कि नेचुरल रिसोर्सेज के रूप में हम काम में लेते हैं। अब हमारे हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स वो नोट करेंगे। तो प्राकृतिक संसाधन वे वस्तुएं जो हमें प्रकृति से प्राप्त होती हैं तथा इनका प्रयोग हम बिना किसी बदलाव के करते हैं। मतलब इनके अंदर कोई खास बदलाव हम नहीं लाते हैं, जैसे इनको काम में लिया जाता है। उन्हें प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। नोट हो गया, प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। ठीक है, जैसे हवा, पानी, सूर्य का प्रकाश, मृदा, मिट्टी, सॉइल, इसको मृदा भी कहते हैं। ठीक है, तो साइंटिफिक लैंग्वेज में मिट्टी ना कहकर हम इसे कहेंगे मृदा। ये हो गई हमारी डेफिनेशन। चैप्टर का पहला टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, तो कुछ रह गया हो तो आप अच्छे से नोट कर लें। चलते हैं आगे और अब हम चैप्टर में जानते हैं कि अब ये जो नेचुरल रिसोर्सेज है ना, ये एक ही तरह के नहीं है, ये 2 तरह के होते हैं। ठीक, अब ये जो चीजें हैं, ठीक,
तो ये जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं कुछ तो ऐसे हैं जो प्रकृति में असीमित मात्रा में है, यानी कि इतने हैं कि उनको कितना भी हम काम में ले लें वो कभी खत्म होते ही नहीं। जैसे एयर है, वाटर है ना, धीरे धीरे ये कैसे ना कैसे रिन्यू हो जाते हैं नेचर में। जैसे पानी कम हो गया दोबारा वाटर साइकिल के थ्रू बरस जाएगा। एयर है तो पेड़ों के द्वारा हमें दोबारा मिल जाएगी। सनलाइट है ये लगातार हमें मिलती रहेगी, जब तक सूर्य है तब तक सूर्य का प्रकाश मिलता रहेगा। लेकिन कुछ नेचुरल रिसोर्सेज ऐसे हैं जो कि लिमिटेड मात्रा में ही पृथ्वी पर मौजूद है। जैसे पेट्रोलियम है, डीजल है, ठीक है, पेट्रोलियम से मिलने वाले और उत्पाद हैं। पेट्रोल अगर नहीं मिलेगा तो ये नहीं मिलेंगे। कोल है, कोयला, ये ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज हैं जिनकी मात्रा धीरे धीरे अर्थ पर कम होती जा रही है। ठीक, अब उनको डिफाइन करना जरूरी है। ये डेफिनेशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी, लेकिन इसके जो दो टाइप्स हैं वो हमें याद करने हैं। उनकी डेफिनेशन जो है एग्जाम में पूछी जाती है, किसी न किसी एग्जाम में आपसे जरूर पूछी जाएगी। तो अब हम पढ़ते हैं अगला टॉपिक हमारा, दैट इज टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। क्या है टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, उनको जानते हैं। देखिए, पहला जो टाइप है इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। हिंदी में अगर इनकी बात करें तो इनको कहा जाता है नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन। नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन, ठीक है। तो ये अगर मैं इनका एग्जांपल लिख दूं तो क्या आप डेफिनेशन अपने आप लिख दोगे? चलिए, तो इसका मैं एग्जांपल लिखती हूं, सनलाइट एंड एयर। समझ में आ गया? यानी कि ये वो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, अब याद करने की जरूरत ही नहीं है। ये वो नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो वातावरण में खत्म नहीं होंगे, अपने आप दोबारा ये रिसाइकल हो जाते हैं नेचर के अंदर, ठीक है। तो लिखो, these resources are present in unlimited amount in nature, ठीक है। तो ये रिसोर्सेज अनलिमिटेड अमाउंट में नेचर में प्रेजेंट हैं, ठीक है। ये हो गई इसकी डेफिनेशन कि these resources are present in unlimited amount in nature and are not likely to be exhausted, यानी कि खत्म, exhausted by human activities in near future। यानी कि आने वाले समय में ये मनुष्य की जो गतिविधियां हैं उनसे खत्म होने वाले नहीं हैं। तो ये हो गए नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन। हिंदी में इनको हम लिखें अगर, तो वे संसाधन जो वातावरण में असीमित मात्रा में उपलब्ध हैं, असीमित मात्रा में उपलब्ध हैं तथा मानव गतिविधियों द्वारा निकट भविष्य में इनके समाप्त होने की संभावना नहीं है। क्लियर है क्या? तो इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, एग्जांपल आप लिख दोगे, सनलाइट है, एयर है, हिंदी में आप लिखोगे सौर ऊर्जा और सूर्य का प्रकाश और हवा, ठीक। तो वो रिसोर्सेज जो अनलिमिटेड अमाउंट में है और मानव की गतिविधियों द्वारा निकट भविष्य में खत्म होने वाले नहीं है, आर नोन एज इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। नोट हो गया? चलें अगला, इंपॉर्टेंट है, अच्छे से साथ के साथ याद कर लेना। याद करने का काम ही नहीं है, अच्छे से समझ लो, अपने आप लिख सकते हो। अगला आ जाएगा एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। ये सेकेंड नंबर
यहाँ नवीकरणीय की जगह आप लिख दोगे अनवीकरणीय। और एग्जाम्पल चेंज हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा कोल एंड पेट्रोल। कोल, पेट्रोलियम, और पेट्रोल जब निकलता है तो नेचुरल गैसेस भी निकलती हैं साथ में, तो नेचुरल गैस भी लिख सकते हो आप। कोयला, पेट्रोल और प्राकृतिक गैस, ये एग्जांपल हो गए। अब डेफिनेशन में जो मॉडिफिकेशन करना है वो कर लेते हैं कि दीज रिसोर्सेज आर प्रेजेंट इन लिमिटेड अमाउंट इन नेचर एंड आर लाइकली टू बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज इन नेचर। ठीक है, नियर फ्यूचर। वे संसाधन जो वातावरण में सीमित मात्रा में उपलब्ध है तथा मानव गतिविधियों द्वारा निकट भविष्य में इनके होने की समाप्त होने की संभावना, वहां तो नहीं है ना, यहाँ पर हो जाएगा संभावना है। उसमें सही कर लेना, वहां यहाँ नहीं लिखना बोल रही मैं शायद, तो वहां नहीं लिख लेना, और एग्जॉस्टिबल में संभावना है। ठीक है, और उसमें हो जाएगा इनके समाप्त होने की संभावना नहीं है। ठीक, दोबारा समझ लेते हैं एक बार। वो रिसोर्सेज जो वातावरण में लिमिटेड मात्रा में उपलब्ध हैं और मानव गतिविधियों द्वारा निकट भविष्य में जिनके खत्म होने की संभावना है, वो कहलाते हैं एग्जॉस्टिबल या अनवीकरणीय। अनवीकरणीय यानी जो रिन्यू नहीं हो पाएंगे। अब कोयला है, हम जानते हैं लाखों करोड़ों साल पहले कोयला बना, तो अब अगर कोयला खत्म हो जाता है तो क्या 2, 5, 7, 10 साल में बन जाएगा? नहीं बन पाएगा, क्योंकि इसके बनने में लाखों करोड़ों सालों का समय लगता है। ठीक है, अब इनको जब हम यूज में लेते हैं नेचुरल रिसोर्सेज को, तो इनकी मात्रा धीरे धीरे नेचर में कम हो रही है। ठीक है, धीरे धीरे नेचर में जब इनकी मात्रा कम हो रही है, तो हमारा ये दायित्व है एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते कि हम इनको इस तरीके से काम में लें कि ये हमारी आने वाली जो जनरेशन्स हैं उनके लिए भी उपलब्ध रहे, यानी कि इनका जो नुकसान है, हानि जो है वातावरण में से हो रही है, वो कम से कम हो। और इसे कहा जाता है, खैर आपके कोर्स में नहीं है लेकिन फिर भी एक वर्ड हम यूज करेंगे, और वो वर्ड है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आपने जरूर इस वर्ड को सुना होगा। चलिए, तो सिर्फ समझने के लिए मैं ये वर्ड लिख रही हूँ ताकि आपको पता रहे, क्योंकि ये धीरे धीरे, जैसे कि हमारे जो पूर्वज थे या 1-2 पीढ़ी पहले जो लोग थे, उनके टाइम काफी मात्रा में था, अब हमारे लिए और कम हो गया। आज से 50 साल बाद इनकी मात्रा और कम हो जाएगी, तो हम इनको मतलब यूज में लें तो थोड़ा विवेक से काम में लें, और इसे कहा जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है कि प्रकृति में मिलने वाली जो चीजें हैं, इनको हम इस तरीके से काम में लें कि ये हमारे फ्यूचर जनरेशन्स के लिए भी नेचर में उपलब्ध रहे। ठीक है, तो ये तो बात होगी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। अब हम एक और डेफिनेशन याद करेंगे, फॉसिल फ्यूल। देखिए, अभी हमने जो एग्जांपल लिखे, कोल, पेट्रोल और नेचुरल गैस, तीनों ही ईंधन के रूप में काम में लिए जाते हैं, यानी कि अनवीकरणीय ऊर्जा संसाधन या एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज वो हैं जो कि ईंधन के रूप में काम में आते हैं। ठीक है, तो फॉसिल फ्यूल क्या है? फॉसिल फ्यूल बनते हैं किनसे? जानवरों के डेड रिमेन्स से। ठीक है ना, तो द फ्यूल्स या द मटीरियल्स विच आर, मटीरियल्स की जगह यहाँ रिसोर्सेज लिखते हैं तो ज्यादा ठीक रहेगा, द रिसोर्सेज विच आर मेड बाय द डेड रिमेन्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो डेड रिमेन्स क्या कहलाते हैं? फॉसिल कहलाते हैं। यहाँ ब्रैकेट में आप फॉसिल लिख सकते हो। The resources which are made by the dead remains of animals and plants are called fossil fuel. Important definition एग्जाम में कई बार पूछी जाती है, ये आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। फॉसिल फ्यूल, ठीक है, तो क्या है? वे संसाधन जिनका निर्माण जानवरों तथा पौधों के मृत अवशेषों से हुआ है, ठीक है, उन्हें
फॉसिल फ्यूल, इनको कहा जाएगा फॉसिल फ्यूल। जो हैं ये बन रहे हैं जानवरों और पौधों के मृत अवशेष से। तो जानवरों और इनके मृत अवशेषों से जब हो रहा है तो उनको क्या कहा जाता है हिंदी में? उनको कहा जाता है जीवाश्म। ठीक है, इसलिए मृत अवशेषों से हुआ है, अतः इन्हें जीवाश्मीय ईंधन कहते हैं। जीवाश्मीय ईंधन कहते हैं। पहला एग्जांपल इसका हम पढ़ेंगे कोयला या कोल या कोयला। तो कोयले से आप सभी परिचित हैं, है ना। कोयला दो प्रकार का, एक पत्थर वाला और एक लकड़ी वाला कोयला, हम परिचित हैं इससे। तो कोयला जो है ये किस तरीके का है? जीवाश्मीय ईंधन है। पहली बात, काफी कठोर होता है। पहले इसका प्रयोग किया जाता था खाना बनाने में, लेकिन उसके बाद अब नहीं किया जाता है। पॉल्यूशन बहुत होता है इससे, और जो खाना बनाता है इससे उसके वही आंख और सांस से संबंधित कई बीमारियां हो जाती हैं। फिर भी कुछ जगह यूज में लिया जाता है ये। पहले इससे ट्रेन्स चलाई जाती थी, आपने देखा होगा। और साथ ही साथ जो न्यूक्लियर प्लांट्स होते हैं जहाँ बिजली का उत्पादन होता है, वहाँ इसका उपयोग किया जाता है ईंधन के रूप में। और इसके अलावा इसका प्रयोग कई इंडस्ट्रीज के अंदर किया जाता है। मेटल्स वगैरह जहाँ पिघलाकर बनाए जाते हैं वहाँ इस कोयले का भी यूज किया जाता है। अब इसका निर्माण कैसे हुआ? तो देखिए, ये हाउ वॉज कोल मेड, है ना, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। आप समझने की कोशिश करो, लिखने की रटने की जरूरत नहीं, सिर्फ इसको समझ लो आप। इन योर ओन वर्ड्स यू हैव टू राइट द आंसर। देखो कि लगभग 300 मिलियन ईयर्स पूर्व, 300 मिलियन ईयर्स अगो हुआ ये कि कई सारे नेचुरल प्रोसेसेस से, कि अर्थक्वेक आना, वोल्केनोस का फट जाना, बाढ़ आ जाना या लैंडस्लाइड हो जाना, कई तरह की नेचुरल जो कैलेमिटीज हैं वो आती थी। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि मान लो जमीन का कुछ हिस्सा फट गया या बाढ़ के साथ बहकर चला गया, तो हुआ क्या कि उस जगह पर रहने वाले, जहां पर भी ये नेचुरल विपदा आई है, वहां पर रहने वाले जीव जंतु और पेड़ पौधे जो थे वो किसी न किसी कारण से मिट्टी के अंदर या जमीन के अंदर चले गए। अब बाद में क्या हुआ कि जैसे जैसे वो तूफान शांत हुआ या जो भी था परेशानी थी जो भी नेचर के द्वारा, हुआ ये कि उसके ऊपर एक मिट्टी की परत बिछ गई। धीरे 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 ग्रेजुअली मिट्टी की एक मोटी परत उस पर आ गई, नया वेजिटेशन आ गया, यानी कि नए पौधे उग गए, साथ ही साथ नए जीव जंतु आ गए। उनके चलने से और मिट्टी की परतें बनने से धीरे 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 उन पर क्या हुआ? वजन पड़ा। साथ ही साथ नीचे एयर है नहीं, प्रेशर धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो हो क्या रहा है कि वो जो जीव जंतु नीचे दब गए, उनके कोमल हिस्से तो कंप्रेस होकर, और वहां पर जो एनारोबिक रेस्पिरेशन करने वाले माइक्रोब्स हैं उन्होंने खत्म कर दिया उनके कोमल हिस्सों को। तो और जो कठोर हिस्से थे वो धीरे 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 किस में कन्वर्ट हो गए? कोल में कन्वर्ट हो गए, जो कि अब हम कोल माइंस में से निकालते हैं। इस तरह कोयले का निर्माण हुआ। अब कोयला जो है कई जगह पर काम में आ रहा है, और फॉसिल फ्यूल है ये। और कोयले का बनना जो है इसको कहा जाता है कार्बोनाइजेशन। द फॉर्मेशन ऑफ कोल इज नोन एज कार्बोनाइजेशन। कार्बोनाइजेशन हिंदी में आप इसको कहोगे कार्बनीकरण। तो फॉसिल फ्यूल से कोयले का बनना, तो द प्रोसेस ऑफ मेकिंग कोल फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स इज नोन एज कार्बोनाइजेशन। जीवाश्मीय ईंधन से कोयले का बनना कार्बनीकरण कहलाता है, क्योंकि इसके अंदर कार्बन होता है। इसको जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये कोयला है, कार्बन ऑक्सीजन के साथ जब ये मिलेगा तो CO2, ये है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो आपने देखा होगा कोयले को जब भी जलाते हैं धुआं उत्पन्न होता है, जो कि सांस लेने में दिक्कत उत्पन्न करता है। ये जो धुआं, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। अब हम पढ़ते हैं कोयला जो है, इसके बनने की प्रक्रिया हमने समझ ली। साथ ही साथ और क्या क्या जीवाश्मीय ईंधन है उनके बारे में और पढ़ लेते हैं। सेकेंड नंबर जो है वो है कोक। कोक जो है, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है वो क्या है, वो देखिए कि कोक क्या है। सेकेंड नंबर है ना कोक। ये पोरस है, पोरस यानी कि छिद्र युक्त होता है, ठीक है। टफ, मजबूत होता है, काले रंग का होता है। और इससे जुड़ा जो क्वेश्चन है आपसे पूछा जाएगा वो क्या है? इट इज द ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन।
ऑलमोस्ट प्योर, मतलब कि फॉर्म ऑफ ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन, यानी कि कार्बन का लगभग शुद्धतम रूप है। कैसा है? लगभग शुद्धतम। जैसे कि आप देखते हो ना कि 99.9%, वही वाली बात यहाँ पर है। 100% हम नहीं कह सकते, लेकिन कोयले का सबसे शुद्ध अगर रूप है, जितने भी रूप हैं उन सब में सबसे शुद्ध कौन सा होगा? कोक। ये क्वेश्चन इससे रिलेटेड आपसे मोस्टली पूछा जाता है, ठीक है। और स्टील मैन्युफैक्चर जहां होता है वहां इसको यूज में लिया जाता है। थर्ड हम पढ़ेंगे कोलतार। कोलतार आप जानते हैं? कोलतार आप इस तरह जानते होंगे कि रोड बनाने के लिए जो डामर काम में ली जाती है उसे कोलतार कहा जाता है। ये जो कोलतार है ये भी कोयले का ही शुद्ध रूप है और इससे लगभग 200 तरह के पदार्थ बनाए जाते हैं, ठीक है, जिसमें ड्रग्स हैं, ड्रग्स दवाइयों से रिलेटेड है, और साथ ही साथ परफ्यूम इंडस्ट्रीज में ये काम आता है, पटाखे वगैरह बनाने के काम में आता है, पेंट्स बनाने के काम में आता है, रूफिंग मटेरियल्स बनाने के काम में आता है, और साथ ही साथ कई जगहों पर इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और साथ ही साथ मुख्य बात ये कि नेफ्थलीन बॉल्स जो होती हैं, कपूर की गोलियां, जो कि आपने देखी होंगी टॉयलेट्स में हम यूज करते हैं, साथ ही साथ जो हमारे ऊनी कपड़े होते हैं उनको कीड़ों से बचाने के लिए जिनका यूज करते हैं, कपूर की गोलियां जिनको कहा जाता है, वो भी इस कोलतार से बनाई जाती हैं। अगला हम पढ़ेंगे, हाँ, साथ ही साथ एक क्वेश्चन और कि पहले कोलतार का यूज किया जाता था और अब यूज किया जाता है बिटुमेन का। ये जो बिटुमेन है इसका प्रयोग किया जाता है किसके लिए? कोलतार की जगह रोड्स की सरफेसिंग करने के लिए। अगर आपने, मैं जो क्वेश्चंस आपको अवेलेबल करवाती हूँ उनमें देखा होगा तो ये क्वेश्चन आपको जरूर दिखाई दिया होगा। चैप्टर जब आप पढ़ लें तो एक बार क्वेश्चन जरूर चेक किया करें और उनको सॉल्व करने की कोशिश किया करें, ताकि आपको ये पता चले कि कितना आपने गो थ्रू किया है चैप्टर को पढ़कर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको वहां मिल जाएगा, चेक कीजिएगा आप। चलिए अगला लास्ट जो है वो है कोल गैस। कोल गैस, ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक। कोल गैस क्या है? देखिए, तो कोयले को, जब कोयले से कोक बनाया जाता है तो उस प्रोसेस के दौरान हमें प्राप्त होती है क्या? कोल गैस प्राप्त होती है, ठीक है। और इसका प्रयोग जो है वो फ्यूल के रूप में किया जाता है उन इंडस्ट्रीज में जहां पर कोयले से कोक का निर्माण किया जाता है या कोयले का निर्माण किया जाता है। तो आज हमने पढ़ लिया चैप्टर में, एक तो कोयला कैसे बन रहा है, साथ ही साथ एग्जॉस्टिबल और इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज जो कि इंपॉर्टेंट हैं। तो क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट हो गई? देखो, नवीकरणीय अनवीकरणीय ऊर्जा संसाधन शुरू में हमने पढ़ा, फॉसिल फ्यूल ये हमने पढ़ा, ये इंपॉर्टेंट। हाउ इज कोल मेड, फोर्थ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। साथ ही साथ फिफ्थ, सिक्स्थ, ये 6 क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट जो कि आज की क्लास में से बनते हैं। वैसे सारे चैप्टर हमें पढ़ना है, लेकिन इन पर थोड़ा सा ज्यादा हम फोकस करेंगे, अच्छे से इनको याद कर लेंगे। अगली क्लास में चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर को शुरू करते हैं। तो चलिए, तब तक अच्छे से पढ़ते रहिए, चैप्टर की तैयारी करते रहिए और जल्दी ही मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से पढ़िए, बाय बाय।